बीए थर्ड ईयर राजनीति विज्ञान प्लेटो हम पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत प्लेटो की न्याय व्यवस्था शिक्षा सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं। और कल हमने जब क्लास छोड़ी थी उस समय हम प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत को पढ़ रहे थे। प्लेटो की साम्यवादी सिद्धांत, साम्यवाद का सिद्धांत दिया था प्लेटो ने, जिसे प्लेटो क्या मानता है। हमने इससे पहले पढ़ा कि प्लेटो ने जो आदर्श राज्य है उसकी आधारशिला माना न्याय को, और आधार स्तंभ के रूप में शिक्षा और साम्यवाद। आधार स्तंभ क्या क्या है? शिक्षा और साम्यवाद। शिक्षा हम पढ़ चुके हैं, जो कि एक लंबी प्रक्रिया प्लेटो ने बताई है। एक मनुष्य के सर्वांगीण विकास पर वो ध्यान देता है, शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक यानी प्रायोगिक रूप से भी प्लेटो शिक्षा को महत्व दे रहा है। वहीं जो साम्यवादी व्यवस्था है वो लागू करता है प्लेटो संरक्षक वर्ग पर। साम्यवादी व्यवस्था प्लेटो ने किसके लिए दी है? संरक्षक वर्ग के लिए। किसे कहता है प्लेटो संरक्षक वर्ग? कल मैंने आपको बताया था कि संरक्षक वर्ग प्लेटो किसे कहता है। ये आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे कि संरक्षक वर्ग कौन कौन से हैं। किसे कहता है प्लेटो संरक्षक वर्ग? अब हम बात करते हैं कि ये प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था है क्या। किसे कहता है प्लेटो साम्यवाद? क्यों आवश्यकता हुई आदर्श राज्य की स्थापना के लिए इस साम्यवादी व्यवस्था की? प्लेटो जो साम्यवादी सिद्धांत देता है, इसमें ये संरक्षक वर्ग को किन्हीं चीज़ों से दूर रखता है। दूर रखता है। अब किन किन चीज़ों से दूर रखता है जिससे कि आदर्श राज्य की स्थापना हो सके? तो प्लेटो ने दो प्रकार के साम्यवाद बताए हैं। कौन कौन से साम्यवाद बताए हैं? पहला बताया है परिवार का साम्यवाद, परिवार का साम्यवाद, परिवार का साम्यवाद। और दूसरा साम्यवाद संपत्ति का साम्यवाद। दूसरा साम्यवाद बताया है संपत्ति का साम्यवाद। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो ये परिवार का साम्यवाद है वो है क्या, क्यों दिया है प्लेटो ने, इसकी ज़रूरत क्यों हुई, इससे आदर्श राज्य की स्थापना कैसे होगी। परिवार का साम्यवाद, साम्यवाद यानी दूर रखना। किससे दूर रख रहा है? परिवार से। परिवार का साम्यवाद जो प्लेटो है वो ये मानता है कि जो परिवार होता है, परिवार के द्वारा व्यक्ति में एक मोह उत्पन्न होता है अपने परिवार के प्रति, जिसके कारण जो व्यक्ति है वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाता है। इसलिए प्लेटो ने परिवार का साम्यवाद दिया संरक्षक वर्ग के लिए, जिसमें वह शामिल करता है सैनिक और दार्शनिक वर्ग को। सैनिक और दार्शनिक दोनों ही वर्गों को वो परिवार के साम्यवाद में शामिल करता है, परिवार के साम्यवाद को लागू करता है। वो ये बोलता है कि अगर इन वर्गों के परिवार होंगे तो जो उनके कर्तव्य हैं उनको वो पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो परिवार के मोह में ही फंसे रह जाएंगे। प्लेटो जो ये परिवार है उसे एक बड़ा रूप देने का समर्थन करता है। उसका मानना है कि जो ये संरक्षक वर्ग है पूरे राज्य को ही अपना परिवार माने। जो संरक्षक वर्ग है वो किसी मोह में ना फंसकर परिवार, बच्चे, माता पिता इनके मोह में ना फंसते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करे। प्लेटो ने ये कहा कि जो संरक्षक वर्ग है वो अपने कर्तव्यों का पालन ठीक प्रकार से तभी कर पाएगा जब उसके पास परिवार नहीं होगा। अगर मान लीजिए परिवार होता है तो 10 जिम्मेदारियां होती हैं, व्यक्ति उन जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए अपने कर्तव्यों से दूर हो जाता है। तो इसीलिए प्लेटो ने ये परिवार का साम्यवाद दिया। अब इसका उद्देश्य क्या है? प्लेटो ने जो परिवार का साम्यवाद दिया है उसका उद्देश्य क्या है? तो प्लेटो ने ये कहा कि आदर्श राज्य के लिए ये जरूरी है कि जो दार्शनिक राजा है वो परिवार के मोह से दूर रहते हुए बिना किसी मोह के, बिना किसी लालच के अपने कर्तव्यों का पालन करे।
अब क्या क्या विशेषताएं हैं इस परिवार के साम्यवाद की? परिवार के साम्यवाद के लिए प्लेटो ने क्या क्या तर्क प्रस्तुत किए हैं कि ये इसलिए जरूरी है। पहला तर्क प्लेटो देता है कि संरक्षक वर्ग को परिवार के मोह से दूर रखें। संरक्षक वर्ग को पारिवारिक मोह से मुक्त रखना, पारिवारिक मोह से मुक्त रखना। जब एक व्यक्ति परिवार के मोह से दूर होगा तो वो स्वयं ही अपने कर्तव्यों का पालन कर पाएगा। दूसरा तर्क प्लेटो ये देता है कि जो राज्य है उसमें एकता स्थापित हो सके। राज्य में एकता स्थापित करने के लिए कैसे, राज्य में एकता कैसे स्थापित होगी? करने के लिए जब संरक्षक वर्ग एक हो जाएगा, उसे ये पता नहीं है कि उसका परिवार कौन सा है, तो इन संरक्षक वर्ग के लिए तो पूरा राज्य ही अपना परिवार होगा। उसे ये नहीं पता होगा कि उसके बच्चे कौन हैं, उसके माता पिता कौन हैं, तो वो पूरे राज्य को ही अपना परिवार मानेगा और इससे क्या होगा, राज्य में एकता स्थापित होगी, तेरी मेरी की भावना नहीं आएगी। प्लेटो क्या बोलता है कि जब परिवार हो जाता है तो तेरे मेरे की भावना आती है। व्यक्ति चाहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा, वो लालच या मोह में फंस जाता है। तो परिवार ही नहीं होगा तो पूरे राज्य को एक मानेगा, जिससे क्या होगा, राज्य में एकता की स्थापना होगी। फिर प्लेटो इस साम्यवादी व्यवस्था में महिलाओं को भी समान स्थान देता है, महिलाओं को भी समान स्थान देता है। जैसा हमने पहले भी पढ़ा है कि जो शिक्षा व्यवस्था थी वो शिक्षा व्यवस्था प्लेटो महिलाओं को भी देता है। ये जो प्लेटो है उसकी सबसे बड़ी जो उपलब्धि है या ये कहिए सबसे बड़ी मुख्य बात कि उसने सभी जितने भी सिद्धांत दिए हैं वो उसमें महिलाओं को भी समान स्थान देता है। उसी प्रकार से जो ये संरक्षक ये जो साम्यवाद है इसमें भी वो महिलाओं को भी समान रूप से शामिल करता है। क्यों? क्योंकि प्लेटो ये मानता है कि एक दार्शनिक राजा एक स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकती है। फिर अगला तर्क देता है श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति। कैसे? प्लेटो का तर्क यह है कि जब श्रेष्ठ स्त्री और पुरुष मिलते हैं तो उससे श्रेष्ठ संतान की ही प्राप्ति होती है। जब संरक्षक वर्ग के श्रेष्ठ स्त्री पुरुष मिलेंगे तो उनसे एक श्रेष्ठ या अच्छी जो राज्य, जिससे राज्य को फायदा हो, ऐसे संतान की प्राप्ति होगी। ये है प्लेटो का परिवार का साम्यवाद। प्लेटो ने कहा परिवार नहीं होना चाहिए, ठीक है, परिवार होगा तो मोह होगा, परिवार के द्वारा परिवार राज्य में एकता के लिए खतरा है, इससे तेरे मेरे की भावना आती है, व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से दूर हो जाता है। प्लेटो कहता है कि महिलाओं को समान स्थान दिया जाना चाहिए, महिलाओं को भी वही सारी जितनी भी शिक्षाएं हैं, वो सारे जितने भी सिद्धांत हैं उसने महिलाओं पर भी लागू कर दिए। स्त्री पुरुषों के लिए श्रेष्ठ स्त्री पुरुष से श्रेष्ठ संतान की ही प्राप्ति होगी। ये सब बातें प्लेटो ने किस में कही? परिवार के साम्यवाद में। लेकिन इतना सब कहने के बाद में भी क्या प्लेटो के इस सिद्धांत में कुछ कमियां हैं? आलोचना कर सकते हैं हम प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत की, परिवार के साम्यवाद की। करिए आलोचना। क्या आलोचना होगी? प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत की क्या आलोचना होगी? पहली आलोचना, परिवार राज्य की आधारशिला है। परिवार राज्य की आधारशिला है। क्या परिवार के बिना राज्य का निर्माण हो सकता है? इतना सा तो हम भी जानते हैं
कि जो परिवार होते हैं उनके समूहों से ही राज्य का निर्माण होता है। जब आधारशिला ही नहीं होगी, नींव ही नहीं होगी, तो राज्य का निर्माण कैसे होगा। फिर इसके बाद क्या एक व्यक्ति बिना समाज के, बिना परिवार के रह सकता है? तो ये अवधारणा अमनोवैज्ञानिक, अव्यावहारिक है। अमनोवैज्ञानिक एवं अव्यावहारिक है, क्योंकि एक व्यक्ति का विकास उसके परिवार के बिना नहीं होता है। फिर इसके बाद अगली आलोचना, प्लेटो ने ये कहा कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, स्त्री और पुरुष हैं, ठीक है, उनके मिलने से एक श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी, यानी कि कोई भी स्त्री पुरुष आपस में मिल सकते हैं। तो प्लेटो ने पशु जगत के जो नियम हैं, पशु जगत के जो नियम हैं वो प्राणी जगत में भी लागू कर दिए हैं, जो कि व्यवहारिकता में संभव नहीं है। तो पशु जगत के नियम लागू नहीं किए जा सकते, पशु जगत के नियम लागू नहीं किए जा सकते। अब प्लेटो ने क्या कहा कि श्रेष्ठ लोगों के मिलन से, श्रेष्ठ स्त्री और पुरुष के मिलने से एक श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। हमेशा ऐसा होगा क्या कि श्रेष्ठ लोगों के मिलने से एक श्रेष्ठ संतान ही प्राप्त होगी? क्या ऐसा पॉसिबल है या ऐसा नहीं होता है? हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखते हैं कि क्या ये ज़रूरी है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बने, वकील का बेटा वकील ही बने, नेता का बेटा नेता ही बने? किसी और श्रेणी का भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि एक पिता काफ़ी ख्याति या मशहूर हो जाता है, लेकिन क्या बेटे को भी उतनी ही ख्याति प्राप्त हो? क्या ये ज़रूरी है? तो ये ज़रूरी नहीं है। यानी कि श्रेष्ठ संतति से, श्रेष्ठ माता पिता से श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो, माता पिता से श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो, ये जरूरी नहीं है। प्राप्ति हो यह जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है? ये जरूरी नहीं है कि उसके माता पिता श्रेष्ठ हों, बल्कि क्या जरूरी है एक श्रेष्ठ संतान के लिए कि उसका पालन पोषण किस प्रकार से किया गया है, कि जो उसका जो समाज है उसमें उसको किस प्रकार के व्यवहार या आचरण सिखाए गए हैं, वो मायने रखते हैं, ना कि उसके माता पिता जो कि उसे जन्म दे रहे हैं। फिर इसके बाद प्लेटो ये कहता है कि स्त्रियों को भी वही सब कुछ, वही अवसर दिए जाने चाहिए, वही गुण होते हैं जो कि एक पुरुष में होते हैं, लेकिन केवल एक ये भ्रांति है। स्त्री पुरुष की समानता, स्त्री पुरुष की समानता भ्रांतिपूर्ण है, समानता भ्रांतिपूर्ण। हालांकि आधुनिक समय में स्त्री और पुरुष में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि जो पुरुष करें वो स्त्री नहीं कर सकती है, वो सभी काम स्त्रियों के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन फिर भी शारीरिक बनावट और उनके गुणों में, स्त्री पुरुषों के गुणों में कुछ ना कुछ अंतर जरूर ही होता है। तो ये सारी आलोचनाएं हैं किसकी? परिवार के साम्यवाद की। प्लेटो ने जो साम्यवादी व्यवस्था दी है आदर्श राज्य की स्थापना के लिए, तो उसमें ये कमियां हैं। कमियां, सबसे बड़ी कमी क्या है कि आप परिवार के बिना नहीं रह सकते हो। जब तक आपका परिवार नहीं होगा, आपका सामाजिक विकास नहीं होता है, मानसिक विकास नहीं होता है। कई अच्छी चीज़ें हैं जो हम परिवार में सीखते हैं, लेकिन अगर परिवार ही नहीं होगा, समाज ही नहीं होगा, तो हम वो चीज़ें नहीं सीख पाएंगे। फिर इसके बाद अगला साम्यवाद है, दूसरा साम्यवाद प्लेटो ने कौन सा दिया है? दूसरा साम्यवाद प्लेटो ने दिया है संपत्ति का साम्यवाद। दूसरा साम्यवाद कौन सा है? संपत्ति का साम्यवाद। क्या है इसमें?
क्या कहता है प्लेटो संपत्ति के साम्यवाद में? किसका गुण है ये प्रमुख? संपत्ति प्रेम किसका गुण बताया है प्लेटो ने? संपत्ति प्रेम है उत्पादक वर्ग का, उत्पादक वर्ग का प्रमुख गुण है क्या? संपत्ति प्रेम, संपत्ति प्रेम। प्लेटो ये कहता है, अब संपत्ति का, अब परिवार के साम्यवाद की बात हमने की, किसके लिए लागू किया उसने? संरक्षक वर्ग के लिए। संपत्ति का साम्यवाद भी किसके लिए लागू किया इसने? संरक्षक वर्ग के लिए। क्यों? क्योंकि उत्पादक वर्ग का तो प्रमुख गुण ही क्या है? संपत्ति प्रेम। प्लेटो ये कहता है कि जो संरक्षक वर्ग है वो इन पैसों से, इन लालच से अवगुण, मान लीजिए किसी के पास पैसा आता है तो हमेशा उसके मन में यही भावनाएं रहती हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा आता रहे। तो प्लेटो ने इन अवगुणों से दूर करने के लिए ये संपत्ति का साम्यवाद दिया है, जिससे कि जो संरक्षक वर्ग है वो कंचन कामिनी के मोह से दूर रहे, कंचन कामिनी के मोह से दूर रहे। क्यों? जब जब किसी एक व्यक्ति के पास पैसा आ जाता है तो उसमें लालच ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाता है। वो ये सोचता है कि मैं और कमा लूँ, मेरे पास और धन आ जाए। तो वही स्थिति प्लेटो के इस आदर्श राज्य में भी हो सकती थी अगर ये संपत्ति का साम्यवाद होता। प्लेटो ने ये कहा कि जो उत्पादक वर्ग है उसका प्रमुख गुण क्या है? संपत्ति प्रेम। ठीक है, तो जो संरक्षक वर्ग है उसको केवल उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ही संपत्ति दी जाएगी। वो भी कौन देगा? उत्पादक वर्ग। क्यों? क्योंकि संरक्षक वर्ग उसके लिए, उसके हित के लिए कार्य कर रहा है, तो उसके उपहार स्वरूप उत्पादक वर्ग उन्हें संपत्ति देंगे। उत्पादक वर्ग का तो प्रमुख गुण ही क्या है? संपत्ति प्रेम। फिर इसके बाद प्लेटो ये कहता है कि जो राज्य है, आदर्श राज्य है, उसमें ऐसा नहीं हो कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीब हो या कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर हो। इसका भी ध्यान रखा जाएगा। ना तो कोई ज़्यादा गरीब हो और ना ही कोई ज़्यादा अमीर हो। और जो भूमि है उसका भी समान रूप से बंटवारा किया जाए। ऐसा नहीं हो कि किसी के पास तो बिल्कुल ही नहीं है और किसी के पास इतनी है कि वो स्वयं उसे संभाल ही नहीं पा रहा है। अब प्लेटो ने जो ये साम्यवादी व्यवस्था दी है उसकी क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? प्लेटो ने जो ये साम्यवादी व्यवस्था दी, संपत्ति का साम्यवाद, उसकी क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? प्लेटो ने जो ये साम्यवादी व्यवस्था दी है किस पर लागू की है? किस पर लागू की है? संपूर्ण नागरिकों पर नहीं, बल्कि किस पर? संपूर्ण नागरिकों पर नहीं, केवल संरक्षक वर्ग पर, संरक्षक वर्ग पर। जो प्लेटो है संपत्ति का साम्यवाद किस पर लागू करता है? संरक्षक वर्ग पर। फिर दूसरी बात, प्लेटो ने जो संपत्ति का साम्यवाद दिया है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? आर्थिक तो नहीं है कि वो समानता लाना चाहता हो या जो आर्थिक विषमताएं हैं उन्हें दूर करना चाहता हो। तो प्लेटो का जो संपत्ति के साम्यवाद का उद्देश्य क्या है? राजनीतिक। संपत्ति के साम्यवाद का उद्देश्य राजनीतिक है, ना कि आर्थिक, ना कि आर्थिक। राजनीतिक कैसे हैं? राजनीतिक क्यों कहा गया उद्देश्य को? क्योंकि प्लेटो इस साम्यवादी व्यवस्था के द्वारा किसकी स्थापना करना चाहता है? आदर्श राज्य की। आदर्श राज्य की स्थापना के लिए प्लेटो ने संपत्ति का साम्यवाद दिया है, ना कि आर्थिक कारणों से। फिर इसके बाद प्लेटो ये बोलता है कि जो प्लेटो का साम्यवादी व्यवस्था है, ये संपत्ति का साम्यवाद है या परिवार का साम्यवाद है, वो त्याग का मार्ग है। प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था या प्लेटो का साम्यवाद क्या है?
त्याग करना सिखाता है, त्याग का मार्ग है। कैसे? दोनों से ही दूर कर देता है, संपत्ति से भी और परिवार से भी, दोनों से ही दूर कर रहा है, जिससे वो क्या सिखा रहा है? त्याग करना सिखा रहा है। और वो जो शासक वर्ग हैं या संरक्षक वर्ग हैं, सैनिक वर्ग हैं, दोनों को ही जो संपत्ति है या ये कहिए कि सोना चांदी है या परिवार है, उनके मोह से दूर करना चाहता है। अब इसके बाद हम इसकी आलोचनाएं करते हैं कि संपत्ति के साम्यवाद की क्या आलोचना होगी। संपत्ति के साम्यवाद की क्या आलोचना हो सकती है, बताइए। सबसे पहली आलोचना, क्या संपत्ति के बिना रह सकते हैं क्या? संपत्ति के बिना क्या समाज में व्यक्ति का विकास हो सकता है? कई गुणों का विकास होता है संपत्ति से, ठीक है। व्यक्ति कई जो परोपकारी जो चीज़ें होती हैं उनको करना सीखता है। व्यक्ति जब संपत्ति होती है तो आगे से आगे उसका विकास भी होता है, वो उसको प्रेरणा भी देता है कि उसे आगे से आगे कार्य करने चाहिए। संपत्ति के द्वारा प्लेटो जो राज्य है उसमें एकता स्थापित करना चाहता है। एकता स्थापित हो गई क्या? क्यों नहीं हुई? क्योंकि प्लेटो ने उत्पादक वर्ग को तो संपत्ति दे दी, संरक्षक वर्ग को संपत्ति से दूर कर दिया। क्या देश राज्य में एकता स्थापित होगी? नहीं होगी, क्योंकि उसने तो स्वयं ही राज्य की एकता को खतरा उत्पन्न कर दिया। प्लेटो ने ये कहा कि संपत्ति और परिवार दोनों से ही दूर कर दीजिए। ये त्याग करना सिखाता है संरक्षक वर्ग को, लेकिन इस त्याग के बल पर जो प्लेटो है एक व्यक्ति का बलिदान कर देता है। तो इसकी जो आलोचना है वो क्या होगी? परोपकारी भावनाओं से दूर, परोपकारी भावनाओं से दूर कर देता है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति के पास संपत्ति होगी तो ही वो परोपकारी कार्य करेगा, नहीं तो कहाँ से करेगा। फिर इसके बाद त्याग के बल पर व्यक्ति की बलि चढ़ा देता है, व्यक्ति की बलि चढ़ा देता है। व्यक्ति को कहता है कि त्याग करना आएगा इससे, ठीक है। फिर अगली आलोचना है कि जो प्लेटो है वो ये कहता है संपत्ति प्रेम उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। जब संपत्ति नहीं होगी तो व्यक्ति क्या करेगा? एक जगह बैठ जाएगा। अभी मान लीजिए आप हैं या मैं हूँ, ठीक है, तो मुझे जब आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलता है तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें उत्साह मिलता है और हम ज़्यादा कार्य करने की सोचते हैं। लेकिन अगर मुझे ये पता है कि मैं ज़्यादा काम करूँगी तो भी मुझे यही मिलेगा, कम करूँगी तो भी मुझे यही मिलेगा, तो मुझ में प्रोत्साहन कम हो जाएगा। तो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए यह जरूरी है, यह जरूरी है। फिर उसके बाद क्या आलोचना होगी कि संपत्ति के साम्यवाद के द्वारा प्लेटो एकता स्थापित करना चाहता है, लेकिन इस संपत्ति के साम्यवाद से ही राज्य की एकता को खतरा उत्पन्न होगा। आज के लिए इतना ही, आगे की क्लास हम कर लेंगे। धन्यवाद।